देहरादून की हवाओं में ब्रिटिश काल की कई ऐसी कहानियां घुली हैं जो आज भी जिंदा है। ऐसी एक कहानी है प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड की। इस कहानी की जब शुरुआत हुई थी तो ये कहानी गवर्नर जनरल के अंगरक्षकों की थी, 1857 की क्रांति के बाद वाइसराय के अंगरक्षकों की और देश की आजादी के बाद राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की। कहानी पीबीजी यानी प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड की, भारतीय सेना की सबसे पुरानी, सबसे छोटी लेकिन सबसे गौरवशाली घुड़सवार टुकड़ी। गणतंत्र दिवस की परेड में कर्तव्य पथ पर सबसे आगे घोड़ों पर सवार जो सजे धजे अंगरक्षक दिखते हैं वो कोई आम घुड़सवार नहीं बल्कि प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड होते हैं, जिनके पैरों की ताप देहरादून के इतिहास में आज भी गूंजती है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रगति और 12 मासा के इस विशेष कार्यक्रम में आज मैं आपको सैर कराऊंगी उस ऐतिहासिक जगह की जिसे आज से 200 साल पहले गवर्नर जनरल के घोड़ों, घुड़सवारों और एक एलीट सैन्य टुकड़ी के लिए तैयार किया गया था। साल था 1773। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनारस में एक विशेष सैन्य टुकड़ी की स्थापना की। इस टुकड़ी का काम था गवर्नर जनरल के साथ बतौर बॉडीगार्ड बने रहना और सार्वजनिक समारोह में गवर्नर के काफिले की शान बढ़ाना। तब उत्तम नस्ल के 50 मुगल घोड़े और 50 बेहतरीन घुड़सवारों को चुना गया और शुरुआत हुई एक एलीट सैन्य टुकड़ी की जिसे नाम मिला गवर्नर्स ट्रूप ऑफ मुगल्स। बनारस में गठित हुए इस सैन्य दल में तब वहां के राजा चैत सिंह ने भी 50 घोड़े और घुड़सवार अंग्रेजी हुकूमत को भेंट किए। वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद जैसे जैसे ब्रिटिश शासन फैला वैसे वैसे इस अंगरक्षक दस्ते का आकार, जिम्मेदारियां और ताकत भी बढ़ने लगी। कुछ समय बाद इसका नाम गवर्नर ट्रूप्स ऑफ मुगल से बदलकर गवर्नर जनरल्स बॉडीगार्ड रख दिया गया और इसका मुख्यालय भी बनारस से हटाकर ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता में बना दिया गया। 19वीं सदी आते आते ये दस्ता सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा बल्कि अब इसका योगदान सैन्य अभियानों में भी होने लगा। मैसूर युद्ध, मराठा युद्ध, अंग्रेज बर्मी युद्ध, अंग्रेज अफगान युद्ध जैसे कई अहम सैन्य अभियानों में गवर्नर जनरल्स बॉडीगार्ड ने हिस्सा लिया। लेकिन कोलकाता का गर्मी और उमस से भरा हुआ मौसम घोड़ों के लिए उपयुक्त नहीं था। वहाँ अक्सर उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। फिर तलाश शुरू हुई ठंडे मौसम वाले शहर की और ये तलाश देहरादून आकर रुकी। साल 1847 में दस्ता पहली बार देहरादून पहुंचा। अब इस साल को लेकर भी दो मत है। कुछ जगह पर जिक्र मिलता है कि 1838 में दस्ता पहली बार देहरादून पहुंचा था, जबकि नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के एक डॉक्यूमेंट में मिलता है कि ये दस्ता 1847 में देहरादून की वादियों में पहली बार पहुंचा। यहाँ उनके अस्थायी शिविर के लिए तब 183 एकड़ जमीन 300 रुपए सालाना किराए पर ली गई थी। 1848 के आखिरी तक ये दस्ता यहीं देहरादून में रुका और तब से ये सिलसिला ही बन गया कि गवर्नर जनरल्स बॉडीगार्ड साल भर में 9 महीने के लिए देहरादून आते, या यूं कहे कि सिर्फ 3 महीने ही वो कोलकाता रहने जाते, बाकी का पूरा समय देहरादून में बिताते। ऐसे में 1860 के दशक में कैप्टन जी डिलन को लगा कि क्यों ना इस अस्थायी व्यवस्था को स्थायी रूप दे दिया जाए। उन्होंने अंग्रेज सरकार से देहरादून में जमीन खरीदने की गुजारिश की, लेकिन सरकार ने बजट की कमी का बहाना बनाकर उनकी मांग को खारिज कर दिया। कैप्टन डिलन ने भी हार नहीं मानी और वो अपनी जिद और दूरदर्शिता पर इतना अड़िग रहे कि उन्होंने अपनी जेब से पैसे देकर साल 1869 में ये जमीन खरीद ली, जिसे तब तक किराए पर लिया जाता रहा था और इस तरह से देहरादून में बॉडीगार्ड की स्थायी छावनी की नींव पड़ी। लेकिन इस कहानी में अभी कई दिलचस्प मोड़ आने बाकी थे। 1857 की क्रांति हो चुकी थी और भारत में अब गवर्नर जनरल की जगह वाइसरॉय होते थे। ऐसे में गवर्नर जनरल्स बॉडीगार्ड का नाम बदलकर वाइसरॉयज बॉडीगार्ड रखा जा चुका था।
1870 में तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड मेयो ने तय किया कि देहरादून के बेस को बंद कर दिया जाए और उन्होंने वाइसरॉयज बॉडीगार्ड को वापस कोलकाता के बालीगंज में स्थायी रूप से भेज दिया। अब कैप्टन डिलेन का खरीदा हुआ ये बेस किसी काम का ही नहीं रहा था, तो उन्होंने इसे एक स्थानीय महिला को किराए पर दे दिया। कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई। अंग्रेजी हुकूमत को जल्द ही एहसास हो गया कि कोलकाता के मुकाबले सैनिकों को देहरादून में रखना सस्ता और सुविधाजनक था। तब 1876 में मेजर पिकॉक और कैप्टन डैनी को आदेश दिया गया कि उस जमीन को वापस अंग्रेज सरकार के कब्जे में लिया जाए। उन्होंने बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के जबरदस्ती इस जगह पर कब्जा कर लिया और जो किराएदार महिला यहाँ रहती थी उसे जबरन बाहर कर दिया। उस महिला ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, केस लड़ा और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मुकदमा जीत भी लिया। आखिरकार साल 1881 में ब्रिटिश सरकार ने 26,278 रुपए चुकाकर ये जमीन हासिल की और तब जाकर देहरादून में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड की स्थायी और विधिवत स्थापना हुई। इसके बाद यहाँ पर घोड़ों के लिए अस्तबल बने, घास के खुले मैदान बने, अफसरों के लिए बंगले बने और बॉडीगार्ड के घोड़े यहीं रहकर तैयार होने लगे। 1920 आते आते यहाँ एक सुंदर बंगला भी बना जिसे कमांडेंट्स बंगला कहा जाता था। इसमें बॉडीगार्ड के कमांडेंट का आवास होता था और इसे वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों और उनके ठहरने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। फिर अगले कई दशकों तक ये जगह घोड़ों और सैनिकों का गढ़ बनी रही। फिर देश की आज़ादी के साथ इस जगह के इतिहास में भी बड़ा पड़ाव आया। आज़ादी अपने साथ बंटवारा लाई थी जिसका असर इस सैन्य दस्ते पर भी हुआ। ब्रिटिश इंडियन आर्मी का विभाजन 2:1 के अनुपात में हुआ तो इस दस्ते के 1/3 सैनिक भी पाकिस्तान की सेना में चले गए, जहां उन्हें गवर्नर जनरल्स बॉडीगार्ड ऑफ पाकिस्तान का नाम मिला। इधर भारतीय सेना में शामिल हुए इस दस्ते का नाम अब वाइसरॉयज बॉडीगार्ड से बदलकर प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड कर दिया गया। बंटवारे के दौरान घोड़े और सैनिक तो 2:1 के अनुपात में भारत और पाकिस्तान के बीच बांट दिए गए, लेकिन अब सवाल उठा कि वो शाही बग्गी किसे मिलेगी जिस पर सोना जड़ा हुआ था। भारत और पाकिस्तान दोनों ही उस बग्गी पर अपना अधिकार जता रहे थे। तय हुआ कि इसका फैसला सिक्का उछालकर किया जाएगा। भारत की तरफ से कर्नल ठाकुर गोविंद सिंह और पाकिस्तान की तरफ से साहबजादा याकूब खान ने सिक्का उछाला। इसमें भारत की जीत हुई और वो शाही बग्गी आज भी दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मौजूद है और राष्ट्रपति उसे सार्वजनिक समारोह में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड का स्वरूप आज भी लगभग वैसा ही है जैसा अंग्रेजों के जमाने में होता था। कहने को तो ये एक सेरेमोनियल यूनिट है, लेकिन इसके जवानों को युद्ध में लड़ने वाले एक सक्रिय दस्ते के रूप में भी प्रशिक्षित किया जाता है। बल्कि इनका प्रशिक्षण इतना व्यापक होता है कि ये किसी भी वक्त सियाचिन, पूर्वी लद्दाख या सिक्किम जैसे ऊंचाई वाले दुर्गम मोर्चों पर तैनात किए जा सकते हैं। इस रेजिमेंट का एक छोटा दस्ता हमेशा रोटेशन पर ऐसे इलाकों में भी तैनात रहता है ताकि जरूरत पड़ने पर ये सेरेमोनियल कैवेलरी से कॉम्बैट यूनिट में बदल सके। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड का एक पहलू ऐसा भी है जिस पर अक्सर विवाद होता है। वो पहलू ये है कि इस रेजिमेंट में सिर्फ हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के सिख, जाट और राजपूत जवानों को ही भर्ती किया जाता है। किसी अन्य वर्ग का कोई व्यक्ति अगर इस रेजिमेंट में भर्ती होने के लिए 6 फीट की लंबाई जैसे शारीरिक अनिवार्यता को पूरा भी करता हो, तब भी वो यहाँ जगह नहीं बना सकता। सिर्फ सिख, जाट और राजपूत जवान ही प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड में शामिल हो सकते हैं, जिनकी हिस्सेदारी यहाँ 1/3 होती है। इस व्यवस्था पर कई बार विवाद भी हुए और मामला कोर्ट तक भी पहुँचा, लेकिन ये व्यवस्था आज भी ऐसी ही है। देहरादून के इस प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड के इतिहास में एक अहम पड़ाव 1975-76 में भी आया, जब तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इसे अपना रिट्रीट हाउस बनाया। उनकी पत्नी ने तब इसे राष्ट्रपति आशियाना नाम दिया, जिसका नाम अब बदलकर राष्ट्रपति निकेतन कर दिया गया है। आजाद भारत के कई राष्ट्रपति यहाँ आकर ठहरे और पीबीजी भी अपने घोड़ों के प्रशिक्षण के लिए इस एस्टेट का इस्तेमाल करती रही है। साल 1998 के बाद इस जगह की देखरेख कमजोर पड़ने लगी। बिल्डिंग्स टूटने लगी, घास के मैदान सूखने लगे और घुड़सवारी वाले मैदान खाली नजर आने लगे। इस जगह को नया जीवन मिला राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल में। 2016 में उन्होंने इसके कायाकल्प की योजना बनाई।
तब बंगलों को भूकंप रोधी बनाया गया, नई छतें और दीवारें तैयार हुई और पुरानी लकड़ी के हिस्सों को संरक्षित किया गया। इसके साथ ही बाग बगीचे, तालाब, रॉक गार्डन और वाटर चैनल भी दोबारा बनाए गए। तब यहाँ के स्टाफ के लिए इको फ्रेंडली एनेक्स भी तैयार किए गए। इस साल फिर से इस जगह के इतिहास में एक अहम पड़ाव आया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड के नए स्वरूप का उद्घाटन किया और इसके दरवाजे आम जनता के लिए भी खोल दिए गए हैं। अब यहाँ कोई भी नागरिक आकर उस ऐतिहासिक धरोहर को देख सकता है जिसकी कहानी हमने आपको आज सुनाई। यहाँ के राष्ट्रपति निकेतन में एमपी थिएटर, ओपन एयर थिएटर, संग्रहालय, कैफेटेरिया, साइकिलिंग ट्रैक और सोवेनियर शॉप भी है। इस एस्टेट में ही राष्ट्रपति उद्यान भी विकसित किया जा रहा है। ये 132 एकड़ में फैला होगा। इसमें थीम गार्डन, बटरफ्लाई डोम, बर्ड एवियरी, बोटिंग लेक और बच्चों के लिए लर्निंग ट्रेल होंगे। ये सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं होगी बल्कि एक लिविंग म्यूजियम होगा जहाँ आपको इतिहास, संस्कृति और प्रकृति एक साथ दिखेगी। जाते आपको ये भी बता देते हैं कि दिल्ली के भव्य राष्ट्रपति भवन के अलावा भारत में राष्ट्रपति के कुल 3 आशियाने हैं। एक तो यही देहरादून में स्थित राष्ट्रपति आशियाना जिसकी हमने आपको सैर करवाई। इसके अलावा शिमला में राष्ट्रपति निवास मशोबरा और हैदराबाद में राष्ट्रपति निवास बोलेपुर भी है। शिमला वाला मशोबरा रिट्रीट अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। पहले वो वाइसराय का ग्रीष्मकालीन आवास हुआ करता था। गर्मी बढ़ती थी तो पूरा अंग्रेजी शासन दिल्ली से शिमला शिफ्ट हो जाता था। आज भी गर्मियों में कभी कभी राष्ट्रपति वहाँ जाते हैं और उस बंगले में ठहरते हैं। हैदराबाद वाला राष्ट्रपति निवास पहले निजाम का गेस्ट हाउस हुआ करता था, जिसे बाद में भारत सरकार ने राष्ट्रपति के रिट्रीट हाउस में बदल दिया। लेकिन देहरादून का राष्ट्रपति आशियाना थोड़ा अलग है। यहाँ घोड़े आज भी ट्रेनिंग लेते हैं। बॉडीगार्ड का बेस भी यही है और अब राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन जनता के लिए भी खोल दिया गया है। तो ये थी कहानी उस विरासत की जो आज से 250 साल पहले बनारस के गवर्नर जनरल बॉडीगार्ड से शुरू हुई और आज भी प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड के रूप में जीवित है। बारामासा का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। बारामासा को सपोर्ट करने के लिए आप बारामासा की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा ताकि हम लाते रहे पहाड़ से जुड़ी हर जिज्ञासा की खुराक बारामासा।